हेलो एंड वेलकम टू PSIR ऑप्शनल क्लासेज। मैं हूं आयुष कुमार सिंह और आज हम लोग करने वाले हैं एरिस्टोटल चैप्टर का आंसर राइटिंग। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एरिस्टोटल चैप्टर को अच्छे से पढ़ा था, उनकी एक एक थ्योरीज को पढ़ा था, तो आज हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लॉ इज रीजन विदाउट पैसन। ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये समझना सबसे पहले जरूरी होता है। लॉ इज रीजन विदाउट पैसन। तो एरिस्टोटल कहना चाहते हैं कि लॉ जो बनाया जाता है ना, वो रीजन से बनाया जाता है। विल ऑफ द पीपल मतलब लोगों के, समाज के विल मतलब कि उनके चाह से बनाया जाता है। वो कैसा चाहते हैं लॉ बनाना। जबकि वो यहाँ क्रिटिसाइज करते हैं प्लेटो को, अपने गुरु को, कि वो चाहते थे कि एक पर्सन हो जिसका पैसन हो लॉ बनाना। वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इनडायरेक्टली फिलोसफर किंग को कि एक पर्सन के हाथ में सारा का सारा कानून नहीं देना है। तो देखते हैं कैसे इसको फ्रेम किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो आंसर राइटिंग कुछ इस तरह से होता है कि हमारा पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी होता है, बॉडी का 2 पार्ट होता है, फिर लास्ट में कंक्लूजन होता है। तो कुल मिलाकर के हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने लिखा है, लॉ इज रीजन विदाउट पैसन। हियर एरिस्टोटल कंपेयर्ड रूल ऑफ लॉ विथ रूल ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। मतलब इंडिविजुअल पर्सन यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं प्लेटो के फिलोसफर किंग को, और बोल रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ जो होता है मतलब कानून की किताब में जो कानून लिखा गया है वो बेटर होता है अगर कंपेयर किया जाए। तो एक आदमी को अगर बैठा दिया जाए और वो लॉ बनाए उसके कंपैरिजन में, क्योंकि जो कानून बनाया जाता है उसमें सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के सारे सेक्शन के लोग आते हैं और वो अपनी अपने तरीके से राय विचार दे करके कानून बनाते हैं। जबकि प्लेटो के अगर फिलोसफर किंग को देखा जाए तो वो एक इंडिविजुअल पर्सन है जो कि सारा का सारा लॉ देखता है। तो बॉडी में देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, लॉ कम फ्रॉम रीजन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिकॉज मेन इज पॉलिटिकल बाय नेचर। अ पर्सन हु कैन लिव विदाउट स्टेट इज आइदर बीस्ट और गॉड। मतलब ये बोल रहे हैं कि लोग जो है पॉलिटिकल सोशल है नेचर से, मतलब समाज के बिना नहीं रह सकता है। और अगर कोई रह सकता है अगर अकेला समाज के बिना, तो या तो वो भगवान है या तो वो जानवर है, बिस्ट है। तो कहना चाहते हैं कि सेक्शन ऑफ तो सोसाइटी में जो रहते हैं लोग उन्हीं के द्वारा कानून बनाना चाहिए, क्योंकि वो कानून उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। अगर कानून उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा बनाने में, तो उनके ऊपर जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो वो एक प्रकार से उनको सोसाइटी के लोगों को लगेगा कि फोर्स हमारे ऊपर फोर्सली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ज़बरदस्ती। तो नेक्स्ट में बोलते हैं, वेयर एज व्हेन वी कंपेयर प्लेटो ही गेव ऑल पावर टू फिलोसफर किंग। जबकि प्लेटो ने क्या किया था कि सोसाइटी को कानून बनाने का पावर देने के बदले फिलोसफर किंग को सारा पावर दे दिया। हु इज एबव लॉ मतलब वो कानून से भी ऊपर होगा, वही बैठ करके इंटरप्रेट करेगा कि लॉ में क्या होना चाहिए और हर कंडीशन के अनुसार वो अपना लॉ बना करके देगा। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट करती है कि कंडीशन के अनुसार इंटरप्रेट करती है लॉ को। तो आगे देखते हैं, हु इज नॉट सेलेक्टेड और इलेक्टेड बाय पीपल इज क्वालिफाइड टू मेक लॉ एंड इंटरप्रेट लॉ ड्यू टू इट्स क्वालिफिकेशन। मतलब वो बस 50 साल तक पढ़ लिया है फिलोसफर किंग और वो क्वालिफाई हो गया लॉ बनाने के लिए। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ना ही उसको किसी ने सेलेक्ट किया है ना ही किसी ने एलेक्ट किया है, और फिर भी वो लॉ बना रहा है सबके लिए। तो दैट्स नॉट गुड, ये एरिस्टोटल बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, एरिस्टोटल सेड लॉ मेड बाय रीजन। रीजन मतलब होता है विल ऑफ सोसाइटी, समाज का विल मतलब रूसों में हम लोग एक्सप्लेन करके विल को हम बताएंगे। एरिस्टोटल सेड लॉ मेड बाय रीजन कैन ओनली प्रिवेल स्टेबिलिटी बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ लॉ डिमांड्स ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज केप्ड इन माइंड। मतलब कि सब समाज के हर एक वर्ग के द्वारा अगर कंट्रीब्यूट किया जाएगा लॉ को बनाने में, तो उस वक्त ये भी ध्यान दिया जाएगा कि सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी का जो नीड है, ज़रूरत है, उसको भी ख्याल में रखा जाएगा और लॉ बनाया जाएगा। इससे क्या होगा कि समाज में स्टेबिलिटी होगा, सारे सेक्शन के लोग का नीड्स का फुलफिलमेंट होगा, तो वो सेटिस्फाइड होंगे उस लॉ से।
वेयर एज प्लेटो गेव ऑल दीज राइट्स इन अ सिंगल हैंड विच कैन टर्न इन टू टायरेनी। मतलब कि प्लेटो ने एक ही आदमी के हाथ में लॉ बनाने का सारा ताकत दे दिया, जो कि था फिलोसफर किंग, मतलब मोनार्की सिस्टम, जो कि आगे चल करके टायरेनी में भी चेंज हो सकता था। टायरेनी होता है मोनार्की का अपोजिट, जब एक आदमी सत्ता में बैठा हुआ है और वो करप्शन कर रहा है और सिर्फ अपना वेलफेयर देख रहा है, सोसाइटी का वेलफेयर नहीं देख रहा है, तो उसको टायरेनी बोलते हैं। कहते हैं ना कि पावर मेक्स करप्ट एंड एब्सल्यूट पावर मेक्स करप्ट एब्सल्यूट। तो वही, अगर किंग को टायरेनी में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा चेंज होने में। तो कंक्लूजन में क्या लिखते हैं? दस वी कैन से एट प्रेजेंट सिनेरियो लॉ इज रीजन विदाउट पैसन, बट इन हिज टाइम प्लेटो वाज ऑल्सो करेक्ट, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, करेक्ट ड्यू टू कंडीशन ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ एथेंस। मतलब अभी का कंपैरिजन किया जाए तो सही बात है, एरिस्टोटल ने जो बोला है कि लॉ सबके द्वारा कंट्रीब्यूट करके बनाया जाए। जैसे कि हमारा ही संविधान है, तो उसका पहला लाइन क्या है? वी द पीपल, मतलब हम सब, ऑल, जितने भी इंडियन टेरिटरी के अंदर आते हैं, सब मिल करके ये कानून बना रहे हैं और अपने ऊपर इम्पोज कर रहे हैं। लेकिन प्लेटो भी अपने समय के अनुसार गलत नहीं थे, क्योंकि उस समय की सोसाइटी की कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन एथेंस की, ये सारी गड़बड़ थी। उस कंडीशन को देखते हुए प्लेटो ने जो सॉल्यूशन दिया था वो बहुत ही अच्छा था उस सोसाइटी के लिए, एथेंस के लिए। इट वॉज नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट अ फिलोसफर किंग एज होल एंड सोल, but we cannot say that Aristotle is wrong at its place, because at present we have example of India where we use term we the people which indicates participation of all। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पॉलिटी इज बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब पॉलिटी, एरिस्टोटल जो थे ना, वो रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून में जो लिखा जा चुका है किताब में, संविधान की किताब में जो लिखा हुआ है, उसको मानते थे कि सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके अनुसार जो चलेगा वही गवर्नमेंट सबसे बेस्ट है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटी को, पॉलिटी वो होता है मतलब कि कानून की किताब में जो रूल लिखा गया है उसको पॉलिटी बोलते हैं। तो देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं कि थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एरिस्टोटल ने दो प्रकार के रूल को डिफाइन किया था। एक, नंबर ऑफ पर्सन रूलिंग, मतलब कितने लोग रूल कर रहे हैं, और दूसरा पर्पस ऑफ रूल, मतलब वो जो नंबर ऑफ पर्सन रूल कर रहे हैं, एक रूल कर रहे हैं, 10 रूल कर रहे हैं या फिर 100 रूल कर रहे हैं, उनका पर्पस क्या है रूल करने का। तो नंबर ऑफ पीपल एक अगर रूल कर रहा है तो वो मोनार्की हो गया, कुछ अगर रूल कर रहे हैं तो एरिस्टोक्रेसी हो गया, और अगर बहुत सारे लोग मिलकर के रूल कर रहे हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में 545 लोकसभा में रूल कर रहे हैं लोग बैठ करके, वहाँ से रूल बनाते हैं और हमारे ऊपर रूल करते हैं, तो नंबर ऑफ रूलिंग वो डेमोक्रेसी कहला गया। पर्पस ऑफ रूलिंग, अगर एक आदमी अच्छे के लिए रूल कर रहा है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, मोनार्की अगर अच्छे के लिए रूल कर रहा है तो उसको मोनार्की बोलते हैं। अगर मोनार्की अगर करप्शन कर रहा है तो उसको टायरेनी बोलते हैं। अब दूसरा, एरिस्टोक्रेसी, मतलब कुछ लोग अगर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए रूल कर रहे हैं तो उसको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। अगर वही कुछ लोग अपने वेलफेयर के लिए, अपने इंटरेस्ट को साधने के लिए सिर्फ रूल कर रहे हैं तो उसको ओलिगार्की बोलते हैं। और अगर डेमोक्रेसी में भी अगर लोग अपने सिर्फ इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहे हैं तो वहाँ पे करप्शन हो जाता है। तो आगे देखते हैं बॉडी वाले पार्ट में। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल देयर आर 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी। एरिस्टोटल के अनुसार मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी 3 टाइप के ही गवर्नमेंट हो सकते हैं। द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। एरिस्टोटल के अनुसार क्या है? बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोनार्की है, बट नॉट प्रैक्टिकेबल, मतलब कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। रियलिटी में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक आदमी को बैठा दिए सत्ता में और वो करप्शन नहीं करेगा। इसलिए बोलते हैं कि इट कैन टर्न इनटू टायरेनी, लेकिन ये टायरेनी में चेंज हो सकता है, इसलिए ये इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, प्रैक्टिकल नहीं है।
अब देखिए टायरेनी में बिकॉज एब्सोल्यूट पावर मेक्स पीपल करप्ट, तो फिर सॉल्यूशन क्या दिए हैं ये, तो सॉल्यूशन बोलते हैं कि सो ही प्रपोज्ड पॉलिटी रूल ऑफ लॉ, मतलब संविधान में जो लिखा हुआ है उस अनुसार से अगर कोई चल रहा है तो वो बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वैसे इसको बेस्ट सेकेंड बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडिल क्लास भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, हर क्लास सोसाइटी के हर वर्ग इन्वॉल्व होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एरिस्टोटल वाज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब एरिस्टोटल, ये याद रखने वाला पॉइंट है कि एरिस्टोटल डेमोक्रेसी के खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम डेमोक्रेसी इज सेकेंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सबसे घटिया, सेकेंड घटिया अगर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाए तो वो डेमोक्रेसी है। तो पहला सबसे घटिया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या हो सकता है, तो वो बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी को भी क्रिटिसाइज करते हैं, डेमोक्रेसी को भी क्रिटिसाइज करते हैं, फेवर करते हैं मोनार्की को, लेकिन कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए वो कहते हैं पॉलिटी लाओ, पॉलिटी जो होगा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो बेस्ट होगा। तो डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करने के पीछे का रीजन है लो कॉन्फिडेंस मोशन। कभी भी डेमोक्रेसी में लो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके और सरकार को या तो डाइवर्ट किया जा सकता है या तो सरकार को गिरा दिया जा सकता है। तो एरिस्टोक्रेसी को भी क्रिटिसाइज किए हैं क्योंकि रूल ऑफ फ्यू, कुछ लोगों का रूल है और वो आगे चल के ओलिगार्की में चेंज हो सकता है। तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं अब हम, तो thus from above statement we come to conclude that Aristotle was in favor of polity because he favored constitution above all the rule of law consist of will, मतलब सबके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को माने हैं और रूल ऑफ लॉ जो है ना विल ऑफ द सोसाइटी है, सोसाइटी का विल से बना हुआ है, विथ एवरी क्लास कंट्रीब्यूशन विच डज नॉट कंटेन बेनिफिट ऑफ ओनली वन पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का बेनिफिट के लिए पॉलिटी नहीं काम करता है, वो सबके लिए काम करता है, सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथोरिटी ऑफ स्टेट्समैन डिफर फ्रॉम ऑथोरिटी ऑफ मास्टर। अब इस क्वेश्चन में प्लेटो क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसको, तो सॉरी एरिस्टोटल क्रिटिसाइज कर रहे हैं प्लेटो के थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को। अब सोचिएगा कि थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि ना जो स्टेटमैन होगा, मतलब जो रूलर होगा, शासक होगा, उसका जो पर्सनल लाइफ होगा, प्राइवेट लाइफ, और जो गवर्नमेंट वाला लाइफ होगा, वो दोनों अलग अलग होना चाहिए, ना कि आप दोनों को मिक्स करके एक ही में कर दिए कि ना कम्युनिज्म ला दो और इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं होगा, स्टेट ही देखेगा, इसकी फैमिली होगी, कब होगी, कैसी होगी, ये भी स्टेट ही देखेगा। तो रूलर डिमोटिवेट होगा इस चीज़ से, तो इसलिए बोल रहे हैं कि प्राइवेट और पर्सनल लाइफ ये दोनों को अलग अलग रखना है मास्टर्स का, मतलब स्टेटमेंट्स का। तो देखते हैं कैसे लिख सकते हैं इसको, फ्रेम कैसे करते हैं आंसर को। इन द एबव स्टेटमेंट एरिस्टोटल वांट्स टू से दैट, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, वांट्स टू से दैट द पर्सनल एंड पॉलिटिकल अफेयर ऑफ रूलर शुड बी सेपरेट। ठीक है, वही बात है। प्लेटो वाज टॉकिंग अबाउट एन आइडियल स्टेट, प्लेटो एक आइडियल स्टेट की बात कर रहे थे जहाँ पे कि फिलोसफर किंग होगा, और थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म दिए थे, उसमें बोले थे कि फिलोसफर किंग जो होगा या फिर जितने भी रूलर और गार्जियन क्लास होंगे उनके जो होगा प्रॉपर्टी वो नहीं रख सकते हैं, वो फैमिली अपना नहीं रख सकते हैं, और फैमिली कब रखा जाएगा, कितने बच्चे होंगे, कैसा फैमिली होगा, ये सब स्टेट डिसाइड करेगा, मतलब कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन एरिस्टोटल इस चीज़ के फेवर में नहीं थे, क्योंकि वो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म का क्रिटिसाइज करते हैं। रीज़न ये है कि वो डीमोटिवेट करेगा एक पर्सन को जो रूलिंग क्लास में होगा, उसका रूल करने का मतलब ही क्या होगा जिसके पास ना प्रॉपर्टी होगा ना लाइफ में फैमिली होगा। तो ये डीमोटिवेट करने के लिए थ्योरी दिया गया था, ये बोल रहे हैं, मतलब अपने गुरु को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपने गुरु का थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं एरिस्टोटल। नेक्स्ट दूसरा पार्ट में ये कहते हैं कि व्हेन वी कंसीडर एरिस्टोटल, यहाँ हिंदी नहीं है, ही सेड प्रॉपर्टी एंड फैमिली आर टू मेन मोटिवेशन
मोटो ऑफ एन इंडिविजुअल गिव्स रीजन टू वर्क हार्ड। मतलब कि फैमिली और प्रॉपर्टी जो होता है ना, मेन रीजन होता है वर्क हार्ड। हार्ड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का मोटो होता है, मोटिवेशन होता है। डज ही गेव हिज थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, अपने थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल ओनरशिप बट कॉमन राइट। इसलिए ये अपने थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में बोलते हैं कि ऑनरशिप तो इंडिविजुअल होगा, हर आदमी अपना प्रॉपर्टी रख सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। बट कॉमन राइट होगा, मतलब कि आप जो प्रॉपर्टी अर्न कर रहे हैं वो सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि सोसाइटी भी उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट की है। ये अपनी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में बताते हैं। फिर कंक्लूजन में लिख सकते हैं, दस वी कैन से authority of statesmen differ from authority of master because authority of statesmen provide a large scale of liberty to individuals so that the people can get motivated to work and keep growing। मतलब कि authority of statesmen जो होता है, राजा जो होता है शासन में बैठा हुआ, वो लार्ज स्केल ऑफ आपको लिबर्टी देता है कि आप काम करिए, मोटिवेट होइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी अर्न करिए। लेकिन मास्टर्स का ऑथोरिटी क्या होता है, मास्टर के मूड पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना लिबर्टी देगा। तो नेक्स्ट है कि ना, एरिस्टोटल ने बोला है कि देयर आर कॉमन ग्राउंड ऑफ रिवॉल्यूशन नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम देयर। मतलब कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा भी होगा, लेकिन रिवॉल्यूशन होने का कुछ खास रीजन होता है, कुछ ही ऐसे रीजन है जिस कारण से किसी भी गवर्नमेंट के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिवॉल्यूशन होगा। मतलब कि अगर जैसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, या फिर बेमतलब का बेफजूल लॉ बना करके इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, मजे लिया जा रहा है जनता का, तब जाकर के रिवॉल्यूशन होगा। तो कुछ ऐसे कारण हैं जो कि हर शासन में, किसी भी टाइप का शासन हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, एरिस्टोक्रेसी हो, मोनार्की हो, हर शासन में रिवॉल्यूशन लाने का कारण होता है। तो देखते हैं क्या क्या शासन होता है, कैसे कैसे रिवॉल्यूशन आता है। इन दिस स्टेटमेंट एरिस्टोटल वांट्स टू से दैट व्हेन एवर देयर विल बी ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब ओवर एक्सप्लॉयटेशन जब भी होगा, देयर विल बी रिवॉल्यूशन इन एनी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, चाहे गवर्नमेंट का कोई भी सिस्टम हो, मोनार्की हो, एरिस्टोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी हो। लेकिन अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा तो रिवॉल्यूशन आना तय है। एरिस्टोटल एक्सप्लेन काउज ऑफ रिवॉल्यूशन इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, लाइक अलग अलग सिस्टम में अब बताएंगे कि कौन कौन से सिस्टम में कैसे कैसे रिवॉल्यूशन आ सकता है। तो पहला है मोनार्की में, मोनार्की जब टायरेनी में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इंडिविजुअल रूल बनाएगा बिना लोगों के कंसेंसस के, तब वहाँ पे रिवॉल्यूशन आ सकता है। दूसरा रीजन एरिस्टोक्रेसी जब ओलिगार्की में चेंज हो जाएगा एंड दे सप्रेस अदर इन कंपटीशन, मतलब जो अदर कुछ लोग हैं जैसे कंपटीशन में है कि इसके बाद हम सत्ता में आएंगे, उसको सप्रेस करेंगे, तो फिर रिवॉल्यूशन आ सकता है। वो जो कुछ लोग होंगे वो समाज में लोगों को फिर इकट्ठा करेंगे और रिवॉल्यूशन लाएंगे। फिर डेमोक्रेसी में क्या होगा, डेमोक्रेसी का भी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फार्म लॉ। आप देख सकते हैं रिवॉल्यूशन, प्रोटेस्ट चल रहा है। तो डेमोक्रेसी में क्या होगा कि ज़बरदस्ती अगर लॉ को इम्पोज किया जाएगा पब्लिक के ऊपर, उस लॉ को जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं होगा, पब्लिक के बिना राय विचार के सलाह के बनाया गया होगा और पब्लिक के ऊपर थोपा जाएगा, तो रिवॉल्यूशन आ सकता है। उसको मोबोक्रेसी भी बोल सकते हैं, वीर तंत्र बन जाएगा डेमोक्रेसी। जैसे कि अभी एग्जांपल है फार्म लॉ 2020। तो फिर कंक्लूजन में लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल मेन, कंक्लूजन में बॉडी का ये दूसरा पार्ट है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल मेन काउज ऑफ रिवॉल्यूशन में भी। अब रिवॉल्यूशन का क्या क्या कारण हो सकता है वो दिखे, मेन पॉइंट में लिख दिया है। केयरलेसनेस एंड करप्शन ऑफ ऑफिशियल्स, मतलब ऑफिसर्स जो होंगे वो अपना काम करने के बदले ना केयरलेस बन करके चाय पी रहे हैं और ऑफिस में एकदम खिस्सा कर रहे हैं, बैठ करके स्टोरी सुना रहे हैं एक दूसरे को काम करने के बदले, और लोग जनता जो है लाइन में लगे हुए हैं ऑफिस में।
और करप्शन, करप्शन मतलब कि ऑफिशियल्स जो होंगे वो बोलेंगे कि ना पैसा पैसा दो तो फाइल आगे ट्रांसफ़र होगा। तो ये रीजन हो सकता है रिवॉल्यूशन का। दूसरा है यूनिवर्सल पैशन फॉर पावर एंड प्रिविलेज, मतलब कि कुछ लोग सत्ता में आते हैं और चाहते हैं हमेशा सत्ता में ही रहे, यूनिवर्सली हमेशा उन्हीं के पास पावर रहे। तो उस पावर को गेन के रखने के लिए, मतलब हमेशा अपने पास रखने के लिए, वो गलत उल्टा पुल्टा साधन अपनाएंगे, जिस कारण से रिवॉल्यूशन हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना में अभी, चाइना रूस में पुतिन और चाइना में सी जिनपिंग अभी बहुत लंबे समय से पावर में है और ये हमेशा के लिए पावर ग्रैब करके रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे रिवॉल्यूशन आने का चांसेस ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट है ओवर रीच एंड हाई अब्यूज ऑफ पावर, मतलब पावर का गलत सलत इस्तेमाल करना, मतलब कि आप एक आईएएस ऑफिसर बन गए और उसके बाद आप जा करके किसी को भी डंडा मार रहे हैं, उससे रुपया वसूल रहे हैं, किसी को भी कुछ भी कर दे रहे हैं सोसाइटी में और सोच रहे हैं कि हम तो आईएएस ऑफिसर हैं, हमको कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो ये एब्यूज ऑफ पावर हुआ। अगला पॉइंट, इफ स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज पीपल्स कंट्रीब्यूशन, अगर लोगों के कंट्रीब्यूशन को स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करता है तब भी रिवॉल्यूशन आ सकता है। और नेक्स्ट है डिसप्रपोर्शनेट एंड एक्सटेंशन ऑफ स्टेट, मतलब कि स्टेट की पावर को बढ़ाते जा रहे हैं कि स्टेट ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, आपका राइट टू प्रॉपर्टी ले सकता है, आपका राइट टू लाइफ भी ले सकता है, आपका राइट टू हर एक चीज़ ले लेगा। तो अगर स्टेट की पावर को इस तरह से बढ़ा देंगे और इंडिविजुअल की पावर को, राइट्स को घटाएंगे, तब भी रिवॉल्यूशन आने का चांसेज है। तो सॉल्यूशन क्या देते हैं अरिस्टोटल? सॉल्यूशन बोलते हैं कि पॉलिटी एज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है ना, इसको इम्प्लीमेंट करो, सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अरिस्टोटल ये भी सजेस्ट करते हैं कि समय पर समस्या को समाधान कर दो ताकि रिवॉल्यूशन हो ही नहीं, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन को कभी फेवर नहीं करते थे और समाज में स्टेबिलिटी को फेवर करते थे। तो ये कंक्लूजन था। चलिए आज आपको हम एक सैंपल दिखाते हैं कि यूपीएससी का पेपर कैसा आता है और आंसर कैसे लिखा जाता है। तो एक हमने आंसर लिखा है और उसे आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो क्वेश्चन है कि हाउ रिलीवेंट आर व्यूज ऑफ एरिस्टोटल ऑन सिटीजनशिप इन प्रेजेंट टाइम। तो कितना रिलीवेंट है सिटीजनशिप का, जो एरिस्टोटल ने सिटीजनशिप ऑफ थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप दिया है वो प्रेजेंट टाइम में कितना रिलीवेंट है, उस पर बताना है। देखिए इससे पहले अभी रिवॉल्यूशन वाला बताए थे, ये भी करंट में है क्योंकि अभी प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स का। तो हो सकता है 2021 में आपसे पूछ लिया जाए ऑप्शनल पेपर में कि पहला क्वेश्चन, अभी जो इससे पहले क्वेश्चन लगाए हैं ये वाला। और अभी दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए क्योंकि ये रिलेटेड है क्वेश्चन। तो सिटीजनशिप के बारे में क्या कहना है अरिस्टोटल का? अरिस्टोटल का कहना है सिटीजनशिप इज द वे टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल एज मेंबर ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट का मेंबर है, मतलब इंडिया का सदस्य है, इंडिया का सदस्य है। ये सिटीजनशिप से पता चलता है कि हाँ भाई साहब आप भी इंडिया का सदस्य हो, हम भी इंडिया का सदस्य हैं। और एंड प्रोवाइड सम राइट्स, मतलब हम गवर्नमेंट हमें कुछ राइट्स प्रोवाइड करती है इस बेसिस पे कि आप इंडिया का सदस्य हो, इंडिया का मेंबर हो, इंडिया का सिटीजन हो, तो आपको ये राइट्स हम देते हैं। और कुछ ड्यूटीज़ भी देती है कि ये ड्यूटीज़ आपका निभाना कर्तव्य है। वैसे इंडिया में ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको ड्यूटी निभाना ही होगा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इन हिज थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप कैन ओनली बी प्रोवाइडेड टू लिटरेट यंग एंड मैन हैविंग प्रॉपर्टी, भी यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, बिकॉज दे कंट्रीब्यूट इन सोसाइटी वेयर एज डिवेयर अदर लाइक, मतलब कि ये सिटीजनशिप यंग को देते हैं, लिटरेट को देते हैं जिसके पास प्रॉपर्टी होगा, और उनको छोड़ देते हैं जिन जैसे कि वुमेन हो गए। वुमेन को क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि वो हमेशा के लिए लाइफ में चार दीवारी के अंदर रहती है, उनको एजुकेशन नहीं, उस वक्त के अनुसार ये थ्योरी दिए थे, क्योंकि वुमेन्स को एजुकेशन उस वक्त नहीं मिलता था, ये सब कारण था, वो इकोनॉमी कंट्रीब्यूट नहीं करती थी। और फिर चाइल्ड को सिटीजनशिप नहीं देते हैं, रीजन क्योंकि उनके पास लॉजिक नहीं होता, वो मैच्योर नहीं होते, उनके पास नॉलेज नहीं होता है, वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं सोसाइटी में, इनोवेशन में, ये सारी चीज़ में। ओल्ड एज को सिटीजनशिप इसलिए नहीं देते क्योंकि वो फिजिकली इन्फीरियर होता है, और स्लेव को सिटीजनशिप नहीं देते क्योंकि वो मेंटली इन्फीरियर होता है। बट
ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा है, तो हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इसको रिलेट करेंगे। बट एट प्रेजेंट टाइम एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप आर नॉट वर्ल्डली रिलीवेंट। मतलब कि अब इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि वुमेन्स पढ़ी लिखी नहीं है, चार दीवारी में रहती हैं और बुजुर्ग हैं या स्लेव सिस्टम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सबको सिटीजनशिप दिया जाता है। बिकॉज एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द स्टेट प्रोवाइड सिटीजनशिप टू इट्स सिटीजन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रेस, कास्ट, क्लास एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी। मतलब अब ये सब नहीं देखते, अब तो भिखारी को भी सिटीजनशिप रहता है कि हाँ भाई आप इंडिया के सिटीजन हो। एट प्रेजेंट इंडिया प्रोवाइड सिटीजनशिप बाय 5 ways, दैट इज बाय बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन, नेचुरलाइजेशन एंड बाय डिसेंडेंट। तो एट प्रेजेंट वुमेन आर नॉट बिहाइंड बाय रीजन एंड एजुकेशन। अब वही बात है कि महिलाएं अब पहले की तरह पीछे नहीं रह गई हैं। चिल्ड्रेंस को भी लीगली सिटीजनशिप दिया जाता है, आप जहाँ जन्म लिए हैं वहाँ का सिटीजनशिप। स्लेवरी सिस्टम एबॉलिश हो गया है, ओल्ड एज को भी सिटीजनशिप दिया जाता है। लेकिन कंक्लूजन में हमें ऑप्टिमिस्टिक रखना है। एरिस्टोटल का थ्योरी को क्रिटिसाइज, मतलब गलत नहीं कहना है, क्रिटिसाइज तो करना है लेकिन गलत नहीं कहना है। तो ये कैसे होगा? तो ये बोलेंगे कि उस वक्त के अनुसार एरिस्टोटल जैसा समाज का कंडीशन देख रहे थे, उस अनुसार वो दिए थे ये सिटीजनशिप का थ्योरी, और अभी के अनुसार जो है इंडिया में वो बेस्ट है और ये अभी टाइम के अनुसार बनाया गया है। तो आई होप दैट्स ऑल फॉर आज का सेशन। और हमको लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा क्वेश्चन का ये डिस्कशन, और ये जो आज सैम्पल पेपर आपको बना करके दिखाएं, इसी तरह से आंसर राइटिंग किया जाता है यूपीएससी के पेपर में और अदर स्टेट पीसीएस के पेपर्स में भी। तो आई होप आप लोग को ये बेनिफिशियल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।